हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे सक्सेस मेकर के क्लब एंड लाइब्रेरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं आज का सेशन। जैसा कि लगातार अभी चल रही है बिहार दरोगा का फुल मॉक टेस्ट का डिस्कशन के साथ, तो उस चीज़ों को देखते हैं। उसी कड़ी में अगला डिस्कशन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चंस है आप सभी के सामने। जो भी साथी क्वेश्चंस का आंसर जान रहे होंगे तो प्रयास कीजिएगा कमेंट में आंसर लिखने का। ठीक है, थोड़ा सा समय रहेगा आप सभी के पास। देखते हैं नंबर वन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर वन में सातवाहन शासक सतकर्णी फर्स्ट की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो सातवाहन शासक, जिसमें शासक का नाम दिया गया है सातकर्णी फर्स्ट, की जानकारी के बारे में जो है किस अभिलेख में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नानाघाट अभिलेख होगा। क्या होगा, नानाघाट अभिलेख। कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये कि नानाघाट अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। तो राइट आंसर क्या होगा, सतकर्णी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम देखने का प्रयास करेंगे इस अभिलेख में, और जो है अभिलेखों का सबसे बारे में, जो अभिलेखों से इंपॉर्टेंट बातें जो होती है उस चीज़ों को देखते हैं। तो भूमिदान का सर्वप्रथम जो अभिलेख, किस अभिलेख से जानकारी मिलता है भूमि के बारे में, यानी भूमिदान का सर्वप्राचीन अभिलेख जो है, प्रमाण जो है, वो सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से ही मिलता है। यानी जो भूमि दान करने का जो प्रथा था उसके बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो वो अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। ठीक है, इसके बाद यदि हम जानते हैं सातवाहन के बारे में, तो सातवाहन का पूछा जाता है कि सातवाहनों का भाषा क्या था। तो भाषा की यदि बात करते हैं तो सातवाहन शासक का भाषा जो था वो प्राकृत भाषा था। कौन था, प्राकृत भाषा था। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो सातवाहनों के संस्थापक जो थे वो कौन थे, सिमुक जो है सातवाहन के संस्थापक थे। कौन थे, सिमुक सातवाहन के संस्थापक थे। और इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राजधानी प्रतिष्ठान को जो है, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अभी चार बातों को ध्यान रखना है। सतकर्णी फर्स्ट के बारे में जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करें तो सातवाहन, ये नानाघाट अभिलेख में जो है भूमि दान करने की जो है सर्व प्राचीन जो प्रथा जो थी वो, उसकी जानकारी जो है नानाघाट अभिलेख से मिलता है। तीसरी बात मैंने किया कि सातवाहन के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। और इसकी राजधानी की बात करते प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। और साथ ही इसकी भाषा कौन थी, तो प्राकृत भाषा थी। इन बातों के साथ साथ आगे हम देखते हैं, तो सतकर्णी ने जो है, या सतकर्णी के बारे में ये बात भी कहा गया है कि दो राजसूय यज्ञ करवाए थे। कितना, सॉरी, दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाए थे। तो दो अश्वमेध यज्ञ सतकर्णी फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया था, और साथ में एक राजसूय यज्ञ भी करवाया गया था। ठीक है, इसके साथ यदि हम बात करें तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो आरंभ करने वाला शासक जो थे, वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले शासक थे सातवाहन शासक ही थे। सातवाहन शासकों के द्वारा जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके बाद यदि हम बात करें, सातवाहन राज्य ने जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम करता था। यानी सातवाहन राज्य जो था वह क्या क्या था, तो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जो है सेतु का काम करने का काम करता था। आगे बात करते हैं सातवाहन शासक में जो पॉपुलर शासक रहा था, जिसमें से कुछ शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये सातवाहन शासक ही थे। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के पिता का जो नाम था वह शिव स्वाति, और माता का नाम था गौतमी बलश्री। ये कहा भी पूछा जाता है गौतमी बलश्री। ठीक है, तो इनकी क्या कौन थी, माता थी गौतमीपुत्र सतकर्णी। उन्हीं माता के नाम से ही पुत्र का नाम था, ठीक है, सतकर्णी। इसी के आगे में लग गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो नासिक अभिलेख जो है कौन सा अभिलेख था जिससे गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलता है। तो यह नासिक अभिलेख है जिससे गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख जो है यह किस शासक से संबंधित है। तो यह जो है रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में कहा जा रहा है हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही है। तो हर्षकालीन शासक, यानी हर्ष के शासन में जो प्रशासन का जो संदर्भ में जो है, तो जो भी अधिकारी के बारे में दिया गया है इधर, उस हर्ष के काल में जो है क्या नाम था उसका, और उसका संबंध जो है किस किस विभाग से था। किसका मिलान सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। चलिए, तो देखते हैं। तो भंडी जो हुआ करता था वह क्या हुआ करता था, इसके बारे में तो भंडी जो था वह प्रधान सचिव हुआ करता था। ये बात बिल्कुल सही है। जो भंडी नामक अधिकारी जो होते थे वो क्या होते थे, प्रधान सचिव होते थे।
ठीक है। दूसरा है अवंती। तो अवंती नामक जो शासक होते थे, वह विदेशी मामलों का जो देखरेख करते थे, वो थे अवंती। दूसरा की बात करते हैं सिंहनाद। सिंहनाद जो थे, यह प्रधान सेनापति जो होते थे, उसे सिंहनाद के रूप में जाना जाता था। और कुंतल के बारे में दिया गया है गज सेना का प्रधान, जो कि गलत है। कुंतल जो था वह अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कुंतल जो है अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है गज सेना का प्रधान। तो रंग जो कि कौन सा होगा मिलान, गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंतल क्या था? अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था। इसी में अगर आपसे गज सेना का प्रधान के बारे में अगर पूछा जाए तो उसे जो है हम स्कंद गुप्त के रूप में जानते थे। क्या क्या नाम दिया गया था उसका? स्कंद गुप्त दिया गया था। स्कंद गुप्त जो थे वह गज सेना का प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बाणभट्ट के दरबारी जो कवि थे। बाणभट्ट के दरबारी कवि, उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। इसमें आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी, इसमें हर्ष के बारे में दिया गया है ना। तो हर्ष के बारे में दिया गया है, तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, जो कि हर्ष के दरबार में ही रहते थे, दरबारी कवि थे। और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था कादंबरी। कादंबरी के लेखक भी कौन थे? बाणभट्ट ही थे। ठीक है। बाणभट्ट के गुरु के बारे में पूछा जाता है कि बाणभट्ट के गुरु कौन थे। तो बाणभट्ट के गुरु की यदि हम बात करते हैं तो गुरु हो जाएंगे भड़चू नामक व्यक्ति जो थे, वो बाणभट्ट के गुरु थे, भड़चू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक ये तीन जो पुस्तक थे, जो संस्कृत नाटक ग्रंथ का पुस्तक था, जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह हर्ष के द्वारा ही लिखा गया था। हर्ष के द्वारा लिखा गया तीन पुस्तक। इसमें लोग कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाते हैं। ठीक है। रत्नावली के जगह पे जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सभी किसका, इसके लेखक कौन है? तुलसीदास ना, तुलसीदास जी है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसी में यहाँ पे है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों पुस्तक के लेखक जो है संस्कृत के नाटक है। और इसके लेखक हर्ष ही है, यानी हर्षवर्धन। चलिए, हर्षवर्धन के शासन काल में जो एक व्यक्ति आया था, विदेशी व्यक्ति था, जिसका नाम की बात करते हैं। ठीक है। हुएनसांग। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और हुएनसांग किस देश का यात्री था? तो चीनी यात्री था। ठीक है। आगे बात करते हैं, चीनी यात्री हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके साथ हर्ष के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। हर्ष के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ होता था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रमुख केंद्र था। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? लोकेश्वर शतक के रचयिता है। तो लोकेश्वर शतक जो शतक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक लेखक जो है वो ब्रजदत्त है। कौन है? ब्रजदत्त है। लोकेश्वर शतक के लेखक कौन हो जाएंगे? ब्रजदत्त। ठीक है। इसी में अगर संध्याकर नंदी के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था, रामचरितम के लेखक जो है कौन है? संध्याकर नंदी है। और अगर इसी में रामचरितमानस रहता तो तुलसीदास होता। ठीक है। और भर्तृहरि जो लिखा हुआ है, तो अगर इनके लिए जो पुस्तक था, इनके द्वारा लिखा गया था, नीति शतक था, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, ये सभी पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया था? भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 4 में संगम कालीन चेर शासकों का जो है प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? तो संगम कालीन चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो ये संगम काल में जो है 3 शासक जो है उभर कर एक साथ आए थे, जिसमें से चोल, चेर और पांड्य, ये 3 शासक जो है उभर कर आए थे, दक्षिण में शासन करने वाले जो थे। तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है आपको अभी चेर शासक का प्रतीक चिन्ह। तो हम सबसे पहले जानते हैं चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों शासक के जो है सभी का प्रतीक चिन्ह क्या क्या हुआ करता था? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। तो चोल का जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, वह क्या हुआ करता था? बाघ हुआ करता था। क्या था? बाघ। और चेर की यदि हम प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो चेर का जो हो जाएगा आपका चोल, चेर, पांडे। तो इसका था मछली था। चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। ठीक है। और पांडे की यदि हम बात करें, तो पांडे का प्रतीक चिन्ह क्या था? वह धनुष हुआ करता था। क्या हुआ करता था? धनुष। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, अभी आपसे पूछ, चेर का चोल, चेर, पांडे। पांडे का, सॉरी, पांडे का मछली हो जाएगा। ठीक है। पांडे का मछली हो जाए, क्योंकि पांडे जो, यानी हम इसको लॉजिक से ही याद किए हुए थे। आपको बताते हैं कैसे याद भी रखना है इसको। ठीक है। तो चोल का जो है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना गांव घर में, जो चले चल बाघ मारे, एक तरह से। तो बस उसी लॉजिक में याद रखिएगा। तो चले चल से मतलब चोल, चोल क्या है?
चोल का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। चेर की बात करते हैं तो इसे जो है चेर का प्रतीक चिन्ह जो था वह धनुष था। ठीक है, धनुष था, धनुष की बात करते हैं। और चेर जो था वह धनुष, चले चल से चेर से याद रखें धनुष। और मारने पांडे की बात करते हैं तो पांडे से पांडव शासक, यानी धनुष से जो मारता उसको निशाना लगाता था, मछली के आंख में निशाना लगाता था, ये ध्यान रखना है। तो पांडे का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, चलिए देखते हैं चोल का सबसे प्रतापी शासक प्रतापी शासक जो थे वह थे राजा करिकाल। कौन थे, चोल का प्रतीक चिन्ह सॉरी प्रतापी शासक जो थे वह करिकाल थे। ठीक है, संगम युगीन जो है पांड्यों का पहला उल्लेख जो किस शासक के द्वारा किया गया था, सॉरी किस मतलब किस लेखक के द्वारा किया गया था, तो वह मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज के द्वारा जो है संगम युगीन पांड्यों का पहला उल्लेख जो है मेगास्थनीज ने किया था। आगे पूछा जाता है मार्को पोलो का जो है 13वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा होती है, वह किस देश की यात्रा, तो पांडे देश की यात्रा पर आया था। कौन, तो मार्को पोलो आया था, यानी पांडे देश जो था यही पांडे के बारे में बताया गया है। तो पांडे देश की यात्रा पर आया था मार्को पोलो। कब आया था, 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय जो है अभियान किस जाति के विरुद्ध था। तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वह किस जाति के विरुद्ध था, यह बताना है आपको। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी का अंतिम विद्रोह था वह खोखर जाति के विद्रोह जो है, खोखर खोखर जाति जो थे उस जाति के विरुद्ध था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात यदि हम करें तो मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना था 1173 ईस्वी में। जो है मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। और 1175 में जो है पहली बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध आक्रमण किया था, तो मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का पहला भारत पर आक्रमण जो था किसके विरुद्ध था, मुल्तान के विरुद्ध था। कब, तो 1175 में, क्योंकि 1173 में यह शासक बना ही था। 1175 में यानी 2 साल बाद जो है भारत पर पहला आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण 2 साल बाद और दूसरा आक्रमण की बात करते हैं तो 75 के 3 साल बाद यानी 1178 में जो है यह दूसरा आक्रमण करता है। और दूसरा आक्रमण करता है किसके विरुद्ध करता है, तो पाटन गुजरात के विरुद्ध करता है। और पाटन के शासक उस समय जो होते हैं, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि जो मोहम्मद गौरी के दूसरे आक्रमण के समय जो है पाटन यानी गुजरात के जो शासक कौन थे, तो वह भीम द्वितीय थे। कौन थे, भीम द्वितीय थे। और भीम द्वितीय को जो है गौरी को जो है भीम द्वितीय ने जो है बुरी तरह परास्त किया था। ये भी प्रश्न पूछे गए कई बार कि मोहम्मद गौरी को किस शासक ने हराया था। ठीक है, किस शासक ने हराया था, तो हराने की बात करें तो भीम द्वितीय ने बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। आगे यदि हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा जो संबंधित 3 युद्ध हैं वह कौन कौन युद्ध है उसको देखते हैं। तो इसके युद्ध को जो है तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था, 1191 में। ठीक है, 1191 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे किसके साथ। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के दूसरा युद्ध की बात करते हैं जो हुआ था 1192 में, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी और जो कि पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी विजयी रहा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी यानी पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गया था, यानी विजयी की बात करते पृथ्वीराज चौहान था। दूसरे युद्ध में जो है गौरी विजयी रहा। और तीसरा युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। तीसरा युद्ध होता है, सॉरी, एक तीसरा युद्ध मतलब तराइन का पहला दूसरा होता है और तीसरा युद्ध गौरी से संबंधित युद्ध है वह चंदावर का युद्ध है। और चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। 1194 में जिस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी विजयी होता है और गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध होता है। किसके मध्य होता है, गौरी और जयचंद के मध्य जो है युद्ध होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या की यदि हम बात करते हैं तो इसकी हत्या जो है 1206 में कर दिया जाता है। कब कर दिया था, 1206 में कर दिया जाता है। और इसी का दास गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है। 1206 में ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के जो है रणथंभौर अभियान के समय जो है वहां शासक कौन था। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो जब रणथंभौर अभिलेख के समय जो है कहा जा रहा है रणथंभौर अभिलेख के समय वहां का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान, सॉरी अभिलेख बोला गया, अभियान के समय जो है वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक जो था हमीर देव था। कौन था, हमीर देव था। रणथंभौर अभियान के समय जो है कौन थे शासक, हमीर देव शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के यदि हम बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है बचपन का नाम था अली गुरशस्प था। क्या नाम था, अली तथा गुरशस्प जो है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था।
अलाउद्दीन के बारे में कुछ काम किए गए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, जिस काम में आता है सेना को नकद वेतन देना, इसके साथ साथ जो है अस्थायी सेना की नींव रखना, इसके साथ साथ यदि बात करें तो घोड़े पर जो है यानी घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है भू राजस्व का जो दर जो हुआ करता था वो उपज का 50% हुआ करता था। कितना हुआ करता था? उपज का 50% यानी 1/2 हुआ करता था। ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं को जो है दूसरे सिकंदर की उपाधि से विभूषित किया था, यानी जिसे सिकंदर ए सानी के रूप में जाना जाता है। सिकंदर ए सानी के रूप में जाना जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद को दूसरा सिकंदर मानता था। ठीक है, चलिए, इसने अपने शासन काल में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। तो पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की शासन की यदि हम बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी शासन किया था। कब से कब तक? 1296 से लेकर 1316 तक। जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने पिता की हत्या कर, पिता नहीं अपने चाचा की हत्या करके जो है शासन गद्दी प्राप्त किया था। और जो कि खिलजी वंश के संस्थापक भी थे। खिलजी वंश के संस्थापक की बात कर रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। बहुत सारे जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। तो उन्हें लगता है कि खिलजी वंश के संस्थापक जो है अलाउद्दीन खिलजी ही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा जो बोला जाए तो प्रभाव रहता है खिलजी वंश पर, क्योंकि जब तक ये शासन में रहते हैं तभी तक खिलजी वंश जो है महत्वपूर्ण भी होती है। ठीक है, तो ये भी देखना है। तो 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी शासन गद्दी पे रहते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो गए। अब देखते हैं, और इसके संस्थापक की बात कर रहे थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जो 1290 में जो है खिलजी वंश का स्थापना किए थे, और 1296 में इनको जो है इनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी को संभाला था, यानी गद्दी पे बैठ गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित है? तो दुबला हाली प्रथा जो है यह किस राज्य में प्रचलित है? तो वह राज्य है गुजरात। किस राज्य में है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के साथ जो है युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी? तो अकबर के साथ जो है युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी यह कहाँ की शासिका थी, यानी कहाँ से संबंधित थी, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो यह मंडला की थी। मंडला गढ़ कटंगा की थी। मंडला गढ़ कटंगा की थी। चलिए, तो इसमें देखते हैं हम। तो अकबर की बात यदि करते हैं तो अकबर के शासन के समय दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये मंडला की शासिका थी। असीरगढ़ के शासक कौन थे? तो उस समय जो है मीर बहादुर थे। असीरगढ़ यानी असीरगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ के शासक कौन थे? तो मीरन बहादुर थे। कौन थे? मीरन बहादुर थे। मीरन बहादुर। ठीक है, इसी में आपसे पूछा जाता है मांडू की शासक को। तो मांडू की शासक जो है रूपमती। रूपमती मांडू की शासिका थी। दुर्गावती है ना, ठीक है, दुर्गावती मंडला की थी और रूपमती जो है मांडू की शासिका थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। असीरगढ़ का अभियान जो था यह अकबर का जो है अंतिम अभियान था। अकबर के जीवन का जो है अंतिम अभियान असीरगढ़ का ही अभियान था, जो कि कब? तो 1601 में। ठीक है, 1601 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? यह किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की प्रमुख रैयत होना चाहते हैं? तो यह जो था वह पावना विद्रोह का नारा था। किस विद्रोह का नारा था? पावना विद्रोह का। और पावना विद्रोह जो हुआ कब था? 1873 से 76 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1873 से 1876 के दौरान जो है पावना विद्रोह हुआ था। कब? 1873 से 76 के दौरान। यह विद्रोह जो है बंगाल के पावना जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के पावना जिले में हुआ था। और इस विद्रोह में जो है विद्रोह जो है जमींदारों के खिलाफ था। यह विद्रोह किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ था। और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो ईशान चंद्र राय के द्वारा जो है पावना विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईशान चंद्र राय के द्वारा जो है पावना विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यदि आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसी में करते हैं, नील विद्रोह आपको दिख रहा है। तो नील विद्रोह जो है जो कि 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में, जो कि किस क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है दक्कन विद्रोह दिख रहा है। तो दक्कन विद्रोह जो है यह 1875 में हुआ था। कब? 1875 में। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन विद्रोह हुआ था। और एका आंदोलन की यदि हम बात करते हैं तो एका आंदोलन जो है अवध के क्षेत्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश अवध में, जो कि कब? तो 1921-22 में हुआ था। कब? 1921-22 में हुआ था।
और एका आंदोलन के जो है प्रवर्तक के रूप में मदारी पासी को भी जाना जाता है। किसे? मदारी पासी, एका आंदोलन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पाटलिग्राम शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिग्राम शहर की स्थापना जो है यह अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। और पाटलिग्राम को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन जो है पाटलिग्राम को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, और पाटलिपुत्रा नामक शहर की बात करते हैं तो वो उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा का स्थापना किया गया था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कौन सा विकल्प असत्य है? यानी आपको असत्य विकल्प को पहचान करना है। और पिछले टेस्ट के डिस्कशन में हमें लगता है कि इससे संबंधित पत्रिका के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, जिसमें से आपको दिख रहा होगा लीडर के बारे में चर्चा किए थे कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक था लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान। ठीक है, ये तीन पुस्तक मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें मूक नायक पूछा जा रहा है। मूक नायक किसके द्वारा लिखा स्थापित एक अखबार था? तो मूक नायक जो था ये मोहम्मद अली दिया गया है, जो कि यही रॉन्ग है। मूक नायक की जो है संपादक की बात करते हैं तो यह किसके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है स्थापित एक मराठी अखबार था। किस भाषा का अखबार था? मराठी भाषा का अखबार था। किसके द्वारा स्थापित था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और मूक नायक जो है यह कब पत्रिका कब आया था? 1920 में आया था। कब? 1920 में शुरू हुआ था। B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक पुस्तक B.R. अम्बेडकर के द्वारा है बहिष्कृत भारत। कौन सा पुस्तक है? बहिष्कृत भारत। दूसरा पुस्तक की बात करते हैं द अनटचेबल। अनटचेबल्स का मतलब होता है छुआछूत से संबंधित, समझिएगा। ठीक है, और तीसरा पुस्तक की बात करते हैं बुद्ध या कार्ल मार्क्स। कौन सा पुस्तक था? बुद्ध या कार्ल मार्क्स जो है ये तीसरा पुस्तक था, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। ठीक है, लीडर तो मदन मोहन मालवीय, ये बिल्कुल सही है। बहिष्कृत भारत की बात करते हैं तो B.R. अम्बेडकर अभी जस्ट बताए थे। और काल के द्वारा लिखा गया पुस्तक था प्रांजपे। काल क्या हो जाएगा? प्रांजपे हो जाएगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो राइट आंसर की बात यदि हम करें तो लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल के दौरान हुआ था। किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल के दौरान। और लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल की बात करते हैं तो उस समय जो है 1800 यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना हुआ कब था? तो 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और इससे पहले तीन उच्च हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, 1862 में हुआ था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये तीन उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और इसी के 4 साल बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, जो कि उस समय कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस थे। ठीक है, आगे लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल जो है 1864 से लेके कब तक चलता है? 69 तक चलता है। कब तक? 1864 से 69 इसका शासनकाल है। जिस बीच में ही आता है 1866, तो ये ध्यान रखना है, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। लॉर्ड लॉरेंस से संबंधित एक नीति बहुत अच्छा था। अफगानिस्तान के संबंध में जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसके संबंध में? अफगानिस्तान के संबंध में जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है शानदार निष्क्रियता के नाम से जो है किस नीति को जाना जाता है? तो हस्तक्षेप की नीति थी जिसे जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा लाया गया था अफगानिस्तान के संबंध में। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसने हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में जो है एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा जो है किसके नेतृत्व में? हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में जो है एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनता है, 1865 में जो है भारत एवं यूरोप के बीच जो है समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करने का काम जो है लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा ही किया गया था। कब? तो 1865 में। किस किस के मध्य? भारत एवं यूरोप के मध्य जो है समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करने का काम जो है लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया था। आगे इसमें कुछ दिए गए हैं। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट दिए गए हैं। तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट का यदि शासनकाल की बात करें तो 1862 से 63 के दौरान जो है एल्गिन फर्स्ट का शासनकाल था। लॉर्ड नॉर्थबुक की यदि हम बात करते हैं तो 1872 से 76 तक जो है लॉर्ड नॉर्थबुक का शासनकाल था। कब से कब तक? 72 से 76 तक था। ठीक, और इसमें एल्गिन फर्स्ट दिया गया 62-63। तो इसी समय जो है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यानी पहली बार जो है तीन हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था
1862 में। 72 से 76 लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो गए। लॉर्ड कैनिंग की यदि हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो है 1856 से लेकर 1862 तक रहता है, जो कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के वायसराय बनने वाले जो है प्रथम व्यक्ति भी होते हैं। देखिए 1862 63 में एल्गिन प्रथम फर्स्ट रहा है, लेकिन हमें लगता है लॉर्ड कैनिंग के समय जो है तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ होना चाहिए। इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। ठीक। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद रेडियो जो है किस देश में शुरुआत की गई थी? तो जर्मनी में किया गया था। आजाद हिंद रेडियो की जो है शुरू जो है किस देश में किए थे? जर्मनी में किए थे। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता हेतु जो है विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1941 में जो है ये 1941 में जर्मनी गया गया था। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी गए थे। ठीक है, किस लिए गए थे? तो भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए जो है जर्मनी गए थे। कब? 1941 में गए थे। ठीक है। और वहीं पर जो है जर्मनी जाने के साथ साथ जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की जो है अस्थायी सरकार का भी गठन किए थे। 19 कब? तो 1943 में किए थे। डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस। कहाँ में किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। ठीक है। हाँ, जिसमें जर्मनी जो है सहयोग किया था उनका। ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो हिंद स्वराज की बात करते हैं तो यह किस वर्ष लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 1852 में गठित इनाम आयोग का जो है उद्देश्य क्या था? तो इनाम आयोग का जो है उद्देश्य की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है यानी गठन जो है इनाम की अध्यक्षता में ही किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल वायसराय होते हैं। ठीक है। और शिक्षा का विकास से संबंधित आयोग जो था, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1852 में गठित इनाम आयोग का जो उद्देश्य जो था वह राइट हो जाएगा भूमि संबंधित विवेचना से संबंधित था। इनाम कमीशन भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था। शिक्षा का विकास से कहा जा रहा है तो शिक्षा का विकास से संबंधित था हंटर आयोग, जो कि कब गठित हुआ था? 1882 में गठित हुआ था हंटर आयोग। ठीक है। आगे टकसाल संबंधित सुझाव की बात करते हैं तो टकसाल सुझाव से संबंधित समिति था, जैसे अगर हर्षिल समिति, कौन सी समिति थी? हर्षिल समिति का गठन हुआ था टकसाल संबंधित सुझाव के लिए। ठीक है। और अफीम सेवन रोकने के लिए हेतु जो गठित था अफीम आयोग का गठन हुआ था। किसका? अफीम आयोग का गठन, जो कि 1893 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था, जो कि 1886 से लेके 1888 से लेके 1894 तक जो है लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहता है। 1888 से लेकर 1894 तक रहता है, जिसमें 1893 में जो है अफीम सेवन रोकने हेतु अफीम आयोग का गठन किया गया था। हर्षल समिति की यदि हम बात करते हैं टकसाल से संबंधित था। यह भी जो है 1893 में ही गठित हुआ था। यह भी लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो है किस युग में हुई है? तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति की बात यदि करते हैं तो यह जो हुआ था प्लायोसिन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? प्लायोसिन युग में जो है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक को ही कहा जाता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पांडव प्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर स्थित है। केन नदी पर स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात, जो किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर है। जो कितना मीटर ऊंचा है? तो 455 मीटर जो है ऊंचा है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर? वाराही नदी पर। कितना मीटर? 455 मीटर। ठीक है। किस राज्य में? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करते हैं बिहार जलप्रपात। तो बिहार जलप्रपात जो है वह कौन से नदी पर? टोंस नदी पर है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसको ये नहीं समझना है बिहार जलप्रपात है तो बिहार में ही स्थित होगी। ठीक है, इसलिए बिहार की नदी ढूंढ के जो है मार देना है। ठीक है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में। ठीक है। एलिफेंटा जलप्रपात की बात करते तो वह जो मेघालय में पड़ता है, जो कि एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। ठीक है। एलिफेंटा दर्रा भी है जो कि श्रीलंका में है। ठीक है। एलिफेंटा गुफा भी है जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
किस मृदा की जलधारण क्षमता जो है सबसे कम होती है? तो जलधारण क्षमता जो है किस मृदा का जो है सबसे कम होता है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो वह होता है बलुई या बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसका जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो वनस्पति का विकास जो निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह जो है तापमान एवं नमी पे निर्भर करता है। वनस्पति का विकास किस पर निर्भर करता है? तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीठे पानी की जो है कल्पसर परियोजना जो है किस राज्य से में अवस्थित है? तो कल्पसर परियोजना की बात करते हैं तो कल्पसर परियोजना जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो यह गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, राठी किस पशु की एक नस्ल है? तो राठी किस पशु की एक नस्ल है? ठीक है, राठी किस पशु की नस्ल है? तो राठी जो है यह गाय का नस्ल है। किस पशु का नस्ल है? गाय का ही नस्ल है। जैसे कि साहिवाल हो गया, गिर हो, लाल सिंधी, हरियाणवी, थारपारकर, ये सभी नस्ल जो है पॉपुलर नस्ल है गाय का। ठीक है, किसका नस्ल है? गाय का। जैसे भैंस की पॉपुलर नस्ल, सॉरी, बकरी का पॉपुलर नस्ल की यदि हम बात करते हैं तो आप छोटा नागपुरी, बीकानेरी, ठीक है, सॉरी, बकरी का सबसे पॉपुलर नस्ल जो है जमुना पारी होता है, जमुना पारी। ठीक है, जमुना पारी। और छोटा नागपुरी, बीकानेर, ये सभी भेड़ का नस्ल है। ठीक है, भेड़ का है। ठीक। और मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, ये जो है किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वह राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड राज्य है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोयले के उत्पादन में भारत का जो है स्थान की बात करते हैं विश्व में तीसरा स्थान पे आता है। किस क्या? तीसरा स्थान पे आता है। ठीक है, पहला दूसरा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब आगे चलते हैं। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उत्तम श्रेणी का। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कोयला का जो है कार्बन की प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो है घटते क्रम में बताना है तो सबसे अधिक एंथ्रासाइट होता है। दूसरे स्थान पे बिटुमिनस आता है। तीसरे स्थान पे लिग्नाइट और चौथे स्थान पे पीट आता है। चौथा पे पीट आता है। तीसरे स्थान की पहले एंथ्रासाइट, पहले स्थान पे एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट। दूसरे स्थान पे बिटुमिनस। तीसरे स्थान की बात करते तो लिग्नाइट। और चौथे स्थान पे कौन आता है? पीटा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोयला का उद्योग जो है, कोयला को जो है उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। उद्योग की रोटी के रूप में जो है कोयला को ही जाना जाता है और काला सोना के रूप में कोयला को ही। लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला के रूप में भी जाना जाता है। किस कोयला को? भूरा कोयला के रूप में। तो लिग्नाइट कोयला को जो है भूरा कोयला के रूप में जानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ग्रीन मफलर का संबंध है किससे? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है, दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वह राज्य आपका क्या हो जाएगा? तो वो राइट आंसर की यदि बात करते हैं तो मेघालय। कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य की बात करते तो नागालैंड हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, नागालैंड न्यूनतम 10 की वृद्धि, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कितना? तो 106 है ना, सॉरी, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 106 बोला गया। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इरूला
इरूला जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इरूला जनजाति जो है यह कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति जो है वह कौन कौन सी है? कोटा है, तोडा है, तोड कोटा है, बरगा है। ये सभी कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की जनजाति है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जनजाति क्या हो जाएगी? बार्ली, बंजारा, कोली, चित्पावन, गोंड, ये सभी जो है महाराष्ट्र की जनजाति है। इसके बाद अंडमान निकोबार दिया गया है तो और बंजारा राजस्थान में भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो जारवा, सेंटिलीज, सैम्पेन, ओंज, ये सभी जो है अंडमान निकोबार की जनजाति है। तो देखिए लिखने का यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर आप सभी चाहेंगे तो मैं लिख भी दिया करूँगा, लेकिन लिखने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो आप सभी प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके लिखने का भी कोशिश कीजिएगा, जिस चीज़ों को नहीं जान रहे होंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो यह किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पिछले वीडियो में जो है सभी मतलब जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान थे उस चीज़ों को भी देखे थे। ठीक है, हाँ, टाइगर स्टेट के रूप में जो है मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ही है। जैसे एक बार और देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश दिख रहा है तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी है, पीन वैली है, इसके साथ साथ खीर गंगा। तो ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश है। पीन वैली, खीर गंगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सभी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलते क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? तो झागोर लोक नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो यह किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह गोवा की लोक नृत्य है। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? गोवा की। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, कोनी, लेजम, मौनी, ये सभी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ध्यान रखने, जिसमें से लावनी और तमाशा कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि लावनी तमाशा ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक से पॉपुलर लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक में, यक्षगान कई बार पूछे गए हैं जिसकी गिनती नहीं है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। इसके साथ साथ पूछा था करगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। ये लाम्बी, कुनीता, ये सभी जो है कर्नाटक के लोक नृत्य है। मेघालय से संबंधित नृत्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, लाहो और बांग्ला। लाहो लोक नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। बांग्ला लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी मेघालय का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है रॉन्ग है। तो रॉन्ग की बात करते देखते हैं, इडुक्की परियोजना जो है यह पेरियार नदी पर पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? केरल में पड़ता है। इडुक्की परियोजना कहाँ पड़ता है? पेरियार पे, केरल में। ठीक है, आगे है शारदा परियोजना जो है यह गोमती नदी पर है। यह भी बिल्कुल सही है, शारदा परियोजना जो है गोमती नदी पर है। आगे तीसरा है नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी दिया गया है, जो कि गलत है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, बाणसागर परियोजना, यह जो है सोन नदी पर स्थित है। तो यह भी बिल्कुल सही, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जिसमें से राइट आंसर की बात यदि बात करें तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नागपा झाकरी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर नहीं होकर किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और गोदावरी नदी पर परियोजना स्थित परियोजना जो है वह जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन छोटे हो गए हैं क्या? 29 कहाँ गया? नीचे है 29। चलिए, पायकारा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो पायकारा जलप्रपात की बात करते हैं या तमिलनाडु में। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। इसे हम देखते हैं कर्नाटक में स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात, भारचुकी जलप्रपात, बालमूड़ी, हेगेनकल, हेगेनकल तो तमिलनाडु में पड़ता है। पायकारा और हेगेनकल कहाँ? तमिलनाडु में। कर्नाटक में स्थित तो शिव समुद्रम, गोकक, भारचुकी, बालमूड़ी, ये सभी जो है कहाँ है? कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वह कहाँ है? नागपुर में स्थित है।
केंद्रीय कपास अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जो है यह कहाँ किया गया था। राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है नासिक में किया गया था। कहाँ किया गया था, नासिक में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर में है वोस्तोक अभ्यास 2024 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो वोस्तोक अभ्यास जो है 2024 या किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ है। या 23 में भी जो है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ही था, यानी वोस्तोक अभ्यास जो है ये भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ही होता है, चाहे ये 22, 23, 24, 25 कुछ भी रहे, इससे मतलब नहीं है। तो वोस्तोक अभ्यास किस देश के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में जो है भारत का स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत कितवें स्थान पर था। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत जो है चौथा स्थान पे रहा है। क्या स्थान पे रहा है, चौथा स्थान पे रहा है। जिसमें यदि हम बात करते हैं पहले स्थान पर अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान की बात करते हैं रूस, और तीसरा स्थान जो है चाइना का है। ठीक है, और चौथे स्थान पे भारत रहा है, जो कि क्या किसमें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग भारत चौथे स्थान पे, फर्स्ट अमेरिका, रूस, चाइना, ये ध्यान रखना है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपर टेक पहल है। तो दक्ष जो है किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपर टेक पहल है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते तो यह हो जाएगा आरबीआई के द्वारा जो है एक दक्ष नामक जो है सुपर टेक पहल शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो है का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है आंध्र प्रदेश में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसरो द्वारा जो है शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य जो है कब तक है। इसरो के द्वारा जो है शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, निर्धारित किया गया है। तो राइट आंसर की बात करते हैं 2028 तक। कब तक इसरो जो है 2028 तक करेगा शुक्र मिशन लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी के क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी के क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है किसे प्रदान किया गया है, आप सभी कमेंट करके बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से जो है किसे प्रदान किया गया है। तो यह किसे प्रदान किया गया है, गगन गिल को किया गया है। किसे किया गया है, गगन गिल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पुरस्कार की रचना जो है उनकी रचना मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, गगन गिल को किसके लिए मिला है, मैं जब तक आई बाहर के उपन्यास के लिए मिला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर, ठीक है, को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। महाकवि दिवस कब मनाते हैं, तो 11 सितंबर को, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और सामाजिक न्याय दिवस की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 20 फरवरी को मनाते हैं, न कि 16 फरवरी सितंबर। तो सामाजिक न्याय दिवस कब हो जाएगा, 20 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन डी है, विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं 27 सितंबर, जो कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे कहा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाते हैं, न कि 16 सितंबर को मनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किस राज्य
को मिला है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है ये किस राज्य को मिला है? तो राइट आंसर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को मिला है। किस राज्य को मिला है? आप सभी को दिख रहा होगा 5 ऑप्शन दरोगा में कब पूछने लगे, ऐसा नहीं सोचना है, ये जानबूझ के दिया गया है 5 ऑप्शन, ठीक है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को मिला है 2024 के लिए। यह पुरस्कार जो है यूपी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को भी मिला है, ठीक है, यूपी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है। यह पुरस्कार हर साल हर वर्ष जो है 23 जनवरी को दिया जाता है, किनकी जयंती पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और अब 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल उपविजेता कौन रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो है 2024 के पुरुष एकल उपविजेता के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कौन रहे हैं? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव रहे हैं, ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता की बात करते हैं तो यानिक सिनर रहे हैं, जो कि किस देश के हैं? यानिक सिनर जो है यह इटली के हैं, ठीक है। और उपविजेता की बात करते हैं डेनियल मेदवेदेव, जो कि किस देश के हैं? तो रूस के हैं। किस देश के हैं? रूस के हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स के हिस्ट्री के लेखक जो है वह कौन है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? शेखर पाठक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शेखर पाठक। शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? चिपको आंदोलन की शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है कब हुआ था? 1973 ना, 1973 में कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरुआत हुआ था, ठीक है। चमोली जिले के गांव भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो रैनी गांव से संबंधित है यह आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व की बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 8वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 8वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8वां बोला गया, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन जो है किस शहर में होगा, ठीक है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो यह भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो हमें लगता है कि हो गया होगा, क्योंकि जनवरी मंथ में ही हुआ होगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहली बार केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत जो है किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग जो है किस अधिनियम के तहत किया गया? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो 1909 के अधिनियम के तहत ना। अच्छा हाँ, पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग जो है किस अधिनियम के तहत? तो 1909 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। 1 मिनट, 43, हाँ सॉरी, 1919 हो जाएगा, वही तो मुझे लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। 1919 के अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था? तो भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही निरस्त कर दिया गया था। भाग 7 के 7वां संशोधन यानी 7वां भाग 7 को निरस्त किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 7वां संविधान संशोधन के तहत ही तो भाषाई राज्यों के यानी भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जो है एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के लिए काम भी कर सकते हैं, इसी के तहत ही किया गया था। 7वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है लोकसभा का सीटों का संख्या जो है 500 से बढ़ाकर 525 किया गया था, ठीक है, 500 से बढ़ाकर 525 किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही किया गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी का नाम जो है पुदुचेरी कब
परिवर्तित किया गया था। तो पांडिचेरी का नाम जो है पुदुचेरी कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है यानी कि प्रभाव में है। तो कानून का समान संरक्षण की बात करते हैं, यह अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून का समान संरक्षण की बात करते हैं, तो संरक्षण प्रदान जो हमें करता है वो अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका। यह किस देश के संविधान से लिया गया है कानून का समान संरक्षण? अमेरिका के संविधान से। और कानून का समान समानता की बात अगर करते तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यह बातें जो है दोनों बातें अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग प्राप्त है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के अकॉर्डिंग जो है कुछ अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 दिया गया। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 39 की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने हेतु सिद्धांत, वो 39 के अकॉर्डिंग बहुत सारे अनुच्छेद ABCD में बटा हुआ है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख जो है अनुच्छेद 39। आगे क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसे राज्यसभा में जो है पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता, इसका मतलब पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। ठीक है। और यह स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या सही आंसर होने वाला है। तो कहा जा रहा है संविधानिक संशोधन की बात करते हैं, तो यह जो है आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं किया जाना चाहिए ना, तो यह किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन कहीं भी किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकती है। कैग रिपोर्ट जो है यह भी कहीं से भी हो सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यह सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होना चाहिए? लोकसभा में प्रस्तुत होना चाहिए। और राज्य की सीमाएं बदलने वाला विधेयक तो यह भी कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है। थोड़ा सा लगता है बैटरी डाउन हो रहा है मेरा। ठीक है, बोल मतलब फीवर टाइप का बुझा रहा है। बजट सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, लोकसभा में ही होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 48 है। तो 48 का राइट आंसर की बात यदि करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है, इसका हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना चाहिए। एग्जाम में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय पढ़ लेंगे, उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय पढ़ लेंगे, और फटाक से देखेंगे उच्च न्यायालय है, आपके मन में आएगा ओ चलो राष्ट्रपति मार के निकल जाते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाने का काम जो है राज्यपाल महोदय करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और उसकी चर्चा अनुच्छेद 214 में की गई है। कितना में? अनुच्छेद 214 में किया गया है। इसके साथ वर्तमान में कुछ कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो है अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा जो होती है वह 42 साल होता है। कितना होता है? 42 साल होता है। सॉरी 42 बोला गया, 62 साल होता है। ठीक है। माइंड जो है ना थोड़ा सा गायब हो रहा है। ठीक है। क्योंकि ड्यूटी भी जानी है, खाना भी बनाना है। ठीक है। हाँ, टाइम कितना हो गया है थोड़ा सा देख लूँ, हमें लगता है चलिए अभी है समय, बस 11 मिनट। लगता नहीं हो पाएगा, समय है लेकिन खाना बनाने में बहुत टाइम लगती है भाई। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, प्रयास करते हैं जहाँ तक हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाने के काम जो है राज्यपाल करते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में बताया गया है। ठीक है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, अनुच्छेद 215 में बताया गया है। ठीक है। वर्तमान में टोटल कितने हाईकोर्ट है? तो 25 है। हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसकी सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वह 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र देते हैं वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे, लेकिन शपथ लेंगे राज्यपाल के समक्ष। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत की बात करते हैं तो यह कौन आता है? परामर्शदात्री इकाई की बात करते हैं, यह क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। किस कौन सा? परामर्शदात्री इकाई जो है क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्षेत्रीय परिषद की बात करते जो है इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में टोटल कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है।
और 5 क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो यह कहाँ पड़ता है, दिल्ली। इसकी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, न्यू दिल्ली हो जाएगी। मध्यवर्ती तो बीच में की यदि बात करते मिडिल वाला हो जाएगा, इलाहाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी की बात करते हैं तो कोलकाता हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो मुंबई हो जाएगा। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की यदि हम बात करते हैं तो चेन्नई हो जाएगा। देखिए, इसको रटने वाली चीज़ नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो कैसे याद रखने, बीच में बात देखिए आप, नॉर्थ की बात करते हैं तो दिल्ली, एकदम इसमें कोई किन्हीं को डाउट नहीं होगा। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है एक मिडिल में याद रखना है, तो मिडिल में क्या पड़ेगा, इलाहाबाद पड़ेगा। बाकी ऊपर की बात करते हैं नई दिल्ली हो जाएगा, बीच में इलाहाबाद आ गया, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई की बात करते हैं, और दक्षिण तो चेन्नई में हम हैं ही। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है, थोड़ा सा फटाफट चलेंगे आगे। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की बात करते हैं, समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अगर थोड़ा सा समय दिया जाए तो इसके बारे में ये भी बताया जा सकता है। सूची की बात करते हैं तो यह 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, जिसमें से संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 विषय है। और समवर्ती सूची की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से जो है सभी सूची के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, देखते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यू, कुछ ना कुछ जो है सभी सूची के बारे में जो है नेक्स्ट सेट देखेंगे, उसमें इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 52 में देखते हैं। ठीक है, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मृदु उत्तक का मुख्य कार्य जो होता है यह होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, जो होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने का काम जो है मृदु उत्तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। 53 में कहा जा रहा है जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जीका वायरस जो है यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम की यदि बात करते हैं तो हेलियंथम एनुअस जो है यह सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है। किसका, सूरजमुखी का, हेलियंथम एनुअस जो है सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन 55 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव जो है मोलस्का संघ का नहीं है। तो मोलस्का संघ का जीव की बात करते हैं तो वह कौन सा नहीं है, तो क्या क्रेफिश जो है, क्रेफिश जो है यह मोलस्का संघ का नहीं है। मोलस्का संघ के जीव की यदि बात करते शरीर जो है यह 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद में विभक्त होता है। क्या होता है, मोलस्का संघ के जीव का जो है शरीर जो है कितने भागों में विभक्त होता है, तो 3 भागों में विभक्त होता है। क्या क्या होता है, सिर होता है, इसके साथ साथ अंतरांग होता है, अंतरांग होता है, और एक क्या होता है, पाद होता है। क्या होता है, पाद होता है। ठीक है, अगर इसमें श्वसन की बात करते हैं, मोलस्का संघ में जो है श्वसन की बात करते हैं, घोंघा पे टिक कर आ गया ना। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं श्वसन जो है या गिल्स या फिर टिनिडिया द्वारा जो है ये श्वसन इसमें होता है। और इसमें उत्सर्जन की बात करते हैं तो वृक्क के द्वारा जो है उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 56। तापमान बढ़ने पर जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के बढ़ने पर जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सभी समझ ही सकते हैं, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 57 है बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बीजों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर की बात करते हैं स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी जो है बीजों का अध्ययन कहलाता है। बात करते हैं एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आप सभी को पता होगा भूमि और फसल के प्रबंधन का अध्ययन जो है एग्रोनॉमी में करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी में जो है वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं वायरोलॉजी, तो वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है 20। हाँ, ठीक है, टैक्सोनॉमी ये है, टैक्सोनॉमी तो वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, और 20 का अध्ययन जो होता है वो टैक्सिकोलॉजी होता है। ठीक है, टॉक्सिको टैक्सिको चलेगा सब।
चलिए 58 देखते हैं। फॉस्फीन नामक सह संयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। तो फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का जो है ज्यामितीय आकार की यदि हम बात करते हैं तो कैसा होता है, तो राइट आंसर की बात करते हैं पिरामिड आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? पिरामिड आकार का होता है। फॉस्फीन के सूत्र की यदि हम बात करते हैं PH3 होता है। क्या होता है? PH3 होता है। ठीक है। इसके साथ ही यदि बात करती है अत्यंत ज्वलनशील, रंगीन और अत्यधिक जहरीला गैस यौगिक होता है, फॉस्फीन होता है। इसे जो है निट्रोजन हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। निट्रोजन हाइड्राइड के नाम से फॉस्फीन को ही जाना जाता है और इसका सूत्र PH3 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कहा जा रहा है बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बंधनों के टूटना की बात करते हैं यह उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बंधनों का टूटना उष्माशोषी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में बंधनों का बनना जो है यह उष्माक्षेपी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्रव जो है प्रणोदक का उदाहरण है? तो प्रणोदक के उदाहरण की बात करते तो वह द्रव जो है वह मेथेन है। क्या है? मेथेन। मेथेन की अनुसूत्री की यदि हम बात करते हैं तो CH4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क होता है? तो फ्लोरस्पार जो है यह किस धातु का अयस्क होता है? तो यह जो है कैल्शियम का अयस्क होता है। किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का अयस्क में पॉपुलर है जिप्सम है, कैल्साइट है, डोलामाइट है, ये सभी जो है कैल्शियम का अयस्क है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो कॉपर के अयस्क की देख लेते हैं। तो कॉपर का अयस्क जो होता है क्यूपराइट, जो कि Cu2O होता है। कॉपर ग्लांस की बात करते हैं, कॉपर पायराइट, ये सभी कॉपर के अयस्क होते हैं। मैग्नीशियम के अयस्क की यदि हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम का अयस्क क्या क्या हो जाता है? तो डोलामाइट भी है, इप्सम लवण है, कार्नेलाइट। तो इसमें ध्यान रखना है कार्नेलाइट जो है यह किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है। क्रायोलाइट की बात करेंगे तो यह एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। इसकी फेल्सपार, कोरंडम, बॉक्साइट, ये सभी किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं प्रक्षेप गति का जो है पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप गति का पथ जो होता है वह कैसा होता है? परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय जो है प्रक्षेप गति का पथ होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है जड़त्व आघूर्ण को वह अच्छा प्रक्षेप गति का जो है एक द्विविमीय गति भी बोलते हैं, परवलय आकार होता है। और प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति होता है। प्रक्षेप गति के उदाहरण की यदि हम बात करते धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला, ये सभी जो है प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है। एकदम वलय की तरह जो है परवलय की तरफ निकलता है। ओके। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण जो है एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। इसका मात्रक की बात करते हैं न्यूटन मीटर जो है इसका मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर जो है इसका मात्रक होता है। और इसकी बीमा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ml² T-2 जो है इसका बीमा हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य से जो है प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। कितना ऊर्जा निकलती है? तो ऑप्शन 3.86 इंटू 10⁻26 जूल जो है प्रति सेकंड ऊर्जा जो है सूर्य से निकलती है। कितना निकलती है? 3.86 इंटू 10⁻26 यानी 10⁻26 जूल निकलती है। आगे बात करते हैं। साढ़े 7 हो गया ना? अच्छा, हो जाएगा लगभग 65 पे आ गया ना, 20 मिनट। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 65 नंबर कहा जा रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो प्रकाश जाता है किस माध्यम से? किस माध्यम में? सघन से, विरल माध्यम में। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि जब बेटा सुधरल रहता बिगड़ेगा तो ठीक है। सघन मतलब सुधरल, विरल मतलब बिगड़ल। ठीक है। जब सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाता है यानी कहने का मतलब कम में यानी बुरल में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। और इसका उदाहरण की बात करते हैं तो हीरे से जो कांच में जाएगा, ठीक है, हीरा से कांच में जाएगा तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राज्य की चंबा चप्पल को जो है जीआई टैग मिला है? तो चंबा चप्पल की बात करते हैं, यह किस राज्य का है? तो यह जो है बी हिमाचल प्रदेश का जो है चंबा चप्पल है जिसको जीआई टैग मिला है। चंबा रुमाल भी है, कांगड़ा चाय, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। कुल्लू शॉल, कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से, जो इसको सभी को जो है जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो है शीर्ष पर कौन से देश रहे हैं? डेनमार्क रहे। कौन देश रहा है? डेनमार्क रहा है। 68 नंबर है, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो पहला राज्य की यदि हम बात करते हैं तो पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरला। कौन हो जाएगा? केरला। सोने की एक समान कीमत जो है शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वह केरल है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, इसका संबंध किस खेल से है? तो सुश्री अर्जुन पुनिया का संबंध, सॉरी, सुश्री सीमा पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है? तो राइट आंसर की बात करते तो यह जो हो जाएगा एथलेटिक्स से संबंधित है। किस खेल से? एथलेटिक्स से। 70 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जॉग मिशन को दिया गया था? तो किस राज्य की जॉग मिशन को दिया गया था हैबिटेट अवार्ड 2023? तो राइट आंसर की बात करते हैं ओडिशा राज्य को दिया गया था। किस राज्य को दिया गया था? ओडिशा को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है या किस दिवस को? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिवस को? 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। ओके, आप सभी का वर्क रहा, 5 अक्टूबर को किस तिथि के रूप में मनाते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखते हैं इसको। 73 में कहा जा रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक जो है ए के द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ए के द्विवेदी हो जाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मगध नरेश का उपनाम जो है श्रेणिक था? तो किस मगध नरेश का उपनाम जो है श्रेणिक था? राइट आंसर की बात करते हैं तो यह बिंबिसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो यह जाता है इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करना है तो राइट की बात करते हैं, वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, इसके बारे में पूछा गया है तो इसका सही मिलान क्या होगा? तो इसका राइट की बात करते हैं, वेदांत मठ जो है यह कहाँ पड़ता है? श्रृंगेरी में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ गोवर्धन मठ की बात करते हैं तो यह जो है जगन्नाथपुरी में हो जाएगा। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। इसके साथ शारदा मठ की यदि हम बात करते हैं तो यह द्वारका में पड़ता है। ठीक है, और ज्योतिर्मठ की यदि हम बात करते हैं तो यह पड़ता है बद्रिकाश्रम में पड़ता है, बद्रीनाथ में, यानी बद्रिकाश्रम में। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन, किसे जो है दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? आसफ खां को जो है दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 1765 से 1772 के काल को जो है किसने डाकू राज्य कहा है? 1765 से 1772। 1765 में द्वैत शासन को लागू किया गया था और 1772 में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, 1765 में द्वैत शासन को किसने लागू किया था बंगाल में? तो आपको बताना है कमेंट करके, किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और समाप्त करने की बात करते हैं 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। ठीक है, और इस काल को जो है डाकू राज्य कहा था, किसके द्वारा कहकर संबोधित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा के एम पनिकर ने जो है 1765 से 1772 के काल को डाकू राज्य कहकर संबोधित किए। 79 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसके द्वारा सही यानी सबसे पहले किसको किया गया था, बाद में किसको किया गया था, यह बताना है। तो सबसे पहले जो है सतारा किए थे, कब? तो 1848 में सतारा को किए थे। ठीक है, इसके साथ साथ जैतपुर को 1849 में, जैतपुर को 1849 में, देखिए इसमें देख लेते हैं, चलिए नहीं है, सतारा 48 में। जैतपुर की यदि हम बात करते हैं तो 1849 में। ठीक है, संभलपुर की बात करते हैं तो 1849 में जैतपुर संभलपुर दोनों साथ साथ हो जाएगा, संभलपुर। ठीक है, 50 की बात करते हैं बघाट को, 50 में बघाट।
1850 में। उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर 1852 में, उदयपुर 1852 में। ठीक है, झांसी की यदि हम बात करते हैं तो 1853 में, 1853 में। और अगर नागपुर की बात करते हैं तो 1854 में, 1854 में जो है नागपुर हो जाएगा। कब? 1854 नागपुर। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसको मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है। होरका पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो होरका पंथ का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? रानी गौडिन्य के द्वारा किया गया था। इसमें क्वेश्चन में जो है ना, आज के टेस्ट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा इस सेट में जिस क्वेश्चन को आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ है। तो होरका पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? रानी गोडनल्यू के द्वारा किया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की बात करते हैं तो यह कब किया गया था? 1895 में। कब किए थे? 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। और इसी के द्वारा जो है 23 अक्टूबर 1893 में जो है गणपति महोत्सव की भी शुरुआत की गई थी। कब? गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव 1893। ठीक है, ध्यान रखना है। और शिवाजी महोत्सव का हो जाएगा 1895। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर गणपति कभी कभी मतलब जो है 95 लग जाता है और शिवाजी 93 लग जाता है, पता ही नहीं चल पाता कैसे सही होगा। तो आप देखिए, कोई भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो है कोई भी काम को शुरू करते हैं सबसे पहले किस भगवान को पूजा करते हैं? गणेश जी को करते हैं, गणपति वंदना शुरू करते हैं ना। तो इसे ध्यान रखना है, गणेश जी। तो गणेश जी यानी गणपति। ठीक है, तो गणपति उत्सव पहले होगा, 1893 पहले होगा। और शिवाजी महोत्सव कब हो जाएगा? 1895। इसको ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम भी कई बार गलती किए थे इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग गलत ना करें। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्या कहा जा रहा है? किस क्षेत्र में जो है राहुल सांस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय हुए थे? तो राहुल संकीर्तायन की बात करते हैं तो किस क्षेत्र से थे? तो राइट आंसर की बात करते हैं, यह जो है छपरा से थे। कहाँ से थे? छपरा से। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम जो है रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो प्रथम रोहिला युद्ध की बात करते हैं किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दासी ग्राम की बात करते हैं, यह भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में ही है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन की बात करते हैं, मिजोरम में ही है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा, ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए, तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन तो एग्जाम में हर हाल में आते ही हैं, आएंगे ही। ठीक है, अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, पेडंग घास स्थल किस देश का है? तो पेडंग जो है घास स्थल है, यह किस देश का है? श्रीलंका का है। किस देश का है? श्रीलंका का है। ये भी क्वेश्चन भी आप सभी के लिए नया रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्रेल श्रेणी का विस्तार जो है निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो ब्रेल श्रेणी का विस्तार जो है किस राज्य में नहीं है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन त्रिपुरा है। 87 असत्य विकल्प को चयन करना है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात की बात करते हैं नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, न कि शरावती नदी पर है। यह भी ध्यान रखना है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पड़ता है? इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो वह जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में कहते हैं। और नियाग्रा जलप्रपात की यदि हम बात करते हैं तो यह यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। गौतम धारा जलप्रपात जो है रारू नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, महात्मा गांधी महात्मा गांधी जलप्रपात की बात करते हैं शरावती नदी पर है, या जोग या गोरसप्पा जलप्रपात की बात करते हैं शरावती नदी पर ही, कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है, हथिनी कुंड परियोजना जो है किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो हथिनी कुंड परियोजना की बात करती है किस नदी पर है? यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर स्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है यह 2004 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें भी जो है आपको मिलान करने से संबंधित ही है क्वेश्चन। ठीक है,
तो इसके हाँ, तो खान यानी कि इधर जो है आपको खनिज दिया गया है, खान दिया गया है, दोनों मिलान करना है। तो जिंक के लिए जो फेमस खान है, जस्ता के लिए जो वह जवार खान है, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। आगे सोना के लिए जो है यह खान की बात करते हैं, हट्टी खान है। ठीक है। आगे क्रोमाइट के लिए की बात करते हैं तो यह जो है सुकिंदा खान है। और पायराइट की बात करते हैं तो यह जो है अमझोर खान जो है पायराइट के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, NW10 किस नदी पर बना हुआ है? NW10 राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं, टोटल कितना है, 111 जल है ना। NW नेशनल जलमार्ग की बात करते हैं, सॉरी, NW नेशनल वाटर यानी राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं, टोटल 111 है। जिसमें 10वां पूछा गया, NW10 जो है किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर की बात करते हैं, यह अम्बा नदी पर बना हुआ, अम्बा नदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब तो मैथ रीजनिंग ही मेरे समझ से होना चाहिए आप सभी के लिए। एक दो जीके है, उसको देख लेते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो जो है याम्पसन और नो, हाँ, नोटेस्टीन हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब दोनों आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, दोनों हो जाएगा, यास्टन एवं नोटेस्टीन हो जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। तो हिकात लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिकात लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। किस राज्य से हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अब आपको यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मैं मैं चाहूंगा कि आप सभी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे परसेंटेज है, जोड़ घटाव गुना भाग से संबंधित है। देखते हैं जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ कर देते हैं। तो परसेंटेज जोड़ घटाव है, हाँ आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अनुपात में रेशियो का क्वेश्चन दिया गया है, लाभ का अनुपात दे दिया गया है, 3:2:7 के अनुपात में है। तीनों की हिस्सेदारी का जो लिखा हुआ है, बांटा जाना है। तो चिंतन को कितने रुपया मिले, आराम से बांट सकते हैं। 3:2:5=7, 12 को 144 चीज में काटेंगे, यानी कि 12 हाँ 144, यानी एक का 12,000 आ जाएगा। आपसे पूछा गया किसका, तो चिंतन का अनुपात जो है क्रमशः दिया गया है ना। तो चिंतन तीसरा है, तीसरा यानी 7, 12×7=84, यानी 84,000 आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पिज्जा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। यदि पिज्जा पर 18% का छूट दिया जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा? देखिए 20 का छूट देते हैं, इसका मतलब 80 बेच रहे हैं। थोड़ा सा हीट हो गया है सिस्टम। 80%, और 80% बेच रहे हैं तो कहा जा रहा है 132, यानी 32% का लाभ होता है। इसका मतलब कितना बेच रहा है, 132 में बेच रहा है। ठीक है। कहा जा रहा है यदि छूट 18% का देगा, 18% का देगा, इसका मतलब कितना, 82 ना, 82। ठीक है। तो उसे कहा जा रहा है 82, 1800 होता है ना। तो कहा जा रहा है लाभ कितना परसेंट होगा, यानी 80% का वैल्यू 132 है, तो 82 का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 80 इधर आ जाएगा भाग में, गुने क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए ना, 20 × 80 होता है, 21 × 84 होता है। ठीक है। अब 20 से यदि काटना है तो नहीं कटेगा, तो जीरो रहने तो 2 से इसको काट दीजिए। 132 कितना बार में कटेगा, 66 दूना 132 ना। ठीक है। 66 को 21 से गुना कीजिए, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है आपका। चलिए देखते हैं, यानी 100 से जितना अधिक आएगा उतना ही आंसर आएगा। ठीक है। 66 × 21, 1386, यानी 38 दशमलव समथिंग, 138 आ रहा है ना। इसमें देखिए ना, 20% की छूट देते हैं तो 80%, और ठीक है, और 32% का लाभ होता है। यदि छूट 18% देते हैं तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा, दशमलव में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 35.3 आता है आंसर। ठीक है। देखिएगा, रीजनिंग देख लेते हैं। 17, 8 दिया गया है 353, तो इसको रीजनिंग को कैसे बनाते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। तो 17 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़िएगा, 353 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 89 64 जोड़िएगा, 353 आ जाएगा।
ठीक है। इस तरह से 15 का स्क्वायर कीजिएगा और उसको -274 में से माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका जिसका स्क्वायर आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसी तरह से आगे देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 290। आगे 98 नंबर भी है, तो यह क्या लिखा हुआ है, एक गुने एक प्लस एक है। देखिए एक गुने एक प्लस एक दो हो जाएगा, दो गुने दो प्लस दो की बात करते हैं तो दो गुने दो यानी चार और प्लस दो छः, छः गुने दो प्लस तीन, छः गुने तीन प्लस तीन, छत्तीस 18 तीन, हाँ तीन 21, 21 गुने चार प्लस चार, 21 चौक 84 प्लस चार 88 ना, ऑप्शन दिया गया है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। हाँ, और 99 100 आप सभी जो है सॉल्व कर लीजिएगा। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, बनाना चाहे तो बना दे सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आज के सेशन से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।